हाँ जी, सभी को नमस्कार। आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आ जाइए अभी सारे सभी बच्चे आ जाओ जल्दी से, क्योंकि जो आज की जो हमारी क्लास है ना, वो बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। कैसे? वो कैसे भाई? देखो, हमने सिलेबस तो कर लिया है ना। मैंने कल आपको बोला था कि सिलेबस तो अपना कंप्लीट हो चुका है। तो फिर आज क्या करेंगे? आज मैंने किस लिए क्लास ली है? आज लिए कि आपको रिवाइज करने के लिए। ये सारा जो सिलेबस है ना, ये हम लोग रिवाइज करेंगे। और रिवाइज कैसे करेंगे? हम करेंगे ये रिवाइज प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से। हमने क्वेश्चन की एक सीरीज बनाई है, उसके अंदर यानी कि संधि के भी प्रश्न हैं, समास के भी प्रश्न हैं, और भी जो टॉपिक वाइज कई प्रश्न हैं। जितना आज हमारे से हो सकेगा उतना तो कर लेंगे, बाकी कल कर लेंगे। इस तरह से हम अब कुछ जो क्लासें हैं ना हमारी, ये क्वेश्चन की चलाएंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आप लोगों ने जो भी हिंदी का सिलेबस पढ़ा है, वो आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, आपको आता है या नहीं आता। लेकिन इस सीरीज को शुरू करने से पहले एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर फटाफट कमेंट करोगे तभी फायदा है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे, मैं आपसे पूछूंगी कि बताओ भाई इसका आंसर क्या आना चाहिए, आप कमेंट करो ही ना, फिर देखो मुझे तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। ये तो फिर मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे आएगा, पर मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि आपको भी वो आता है या नहीं। जो मैंने आपको इतने दिन हो गए, जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। ठीक है ना? हो क्या तैयार सभी? हाँ जी, तैयार हो क्या सभी? सभी बच्चे, ममता, सुनील। अभी तो दो बच्चों के कमेंट आए हैं और पता नहीं बच्चे कहाँ हैं। चलो, जो है ना प्रेजेंट वो तो सारे करो। आपको तो डबल ट्रिपल फायदा होने वाला है। करें क्या शुरू? से यस और नो। सिर्फ आपको सिलेबस रिवाइज करवाने के लिए ही हमने आज ऐसा किया है, नहीं तो आपकी हिंदी का सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए जी, तो स्क्रीन पर लाएं पहला क्वेश्चन। यस मैम, देखो तैयार हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई। चलो जी, हाँ जी, अभी आएगा आपके सामने प्रश्न। कमेंट करने के लिए तैयार रहना भाई, चाहे शॉर्ट में कर देना कमेंट। ज़्यादा लंबी चौड़ी राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। शॉर्ट में करोगे ना तब भी मुझको समझ में आ जाएगा। जैसे अपने पार्ट है ना ABCD, तो चाहे बस वो ही लिख दिया करना, क्योंकि आप टाइप करोगे, लिखोगे, सामने शो होगा, इतने में तो टाइम लग जाएगा अभी फिर। ठीक है? हाँ जी, बस कुछ एक सेकंड का टाइम और लगेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को अरेंज करने में लगी जाता है टाइम, फिर लगातार आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन चलेंगे भाई, है ना? देखते हैं कितना समझ में आया कितना नहीं। और वैसे आप कर रहे हो क्या रिवाइज? संधि का, समास का कर तो रहे होंगे ना? हाँ जी, ममता, सुनील, कर रहे हो ना बच्चे? दो ही बच्चे लाइव दिखाई दे रहे हैं, और वैसे और कहाँ है बच्चे भाई? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमेंट करने में बड़े शर्माते हैं भाई, शर्म करते हैं। सामने हो तो भी शर्म करो, कमेंट करने में कैसी शर्म भाई? नमस्ते, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, ठीक है मैडम, यस मैडम, नो मैडम, ये तो होना ही चाहिए, है ना?
हाँ जी, देखो भाई, दिखाई दे रहा है ना सबको प्रश्न कि दो वर्णों के मेल से होने वाले, ठीक है ना, ये कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे और उनसे विकार, विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब है परिवर्तन। उनसे परिवर्तन आएगा तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, बोलिए क्या बोलते हैं, जल्दी से करो कमेंट। और ये बस ऑप्शन कर दो, ए बी सी या डी, बस करो करो जल्दी से। क्या बोलते हैं भाई? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही है ए ममता, कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक है, और समास किसको बोलते हैं? समास होता है पदों का मेल, पदों का मेल, ऐसे बोलते हैं ना, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या बोलते हैं? समास। उपसर्ग वो होते हैं जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, और प्रत्यय वो होते हैं जो मूल शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? अंत में जुड़ते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार हम चारों ही ऑप्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। उससे क्या फायदा है? चार ऑप्शन जो होंगे ना, सभी को एक्सप्लेन करने से बड़ा फायदा होता है। अपने को जो पूरे की पूरी है ना, रिवाइज हो जाएगी। क्या? हिंदी ग्रामर। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, संधि कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, संधि कितने प्रकार की होती है? ठीक है ना, कितने प्रकार की होती है? बोलो भी, एक की, दो की, तीन की या चार की? बस अपना हाथ रहना चाहिए, फटाफट टाइप किया और सेंड कर दिया। बोलो जल्दी से, कितने प्रकार की होती है भी संधि? हमने की थी ना। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है स्वर संधि, एक तो होती है हमारी स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, ठीक है, और तीसरी कौन सी होती है भाई? विसर्ग संधि। तो ये संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, स्वर संधि में क्या होगा? स्वर का मेल होगा किसके साथ? स्वर के साथ। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल होगा किसके साथ? स्वर के साथ या व्यंजन के साथ। विसर्ग संधि में क्या होगा? विसर्ग आएगी, और विसर्ग के बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। ठीक है ना, स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। आगे देखिए, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, इस प्रकार का एग्जाम में आता है भाई। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, बताओ दयानंद में कौन सी संधि है? बताओ। दयानंद कैसे बताओगे? मैं आपको तरीका बताती हूं, अगर आपको नहीं आता तो। जैसे आपको पूछ लिया दयानंद में कौन सी संधि है, आपको शब्द को देखने से शायद ना पता चले कि इस शब्द में संधि कौन सी है। आप क्या करोगे? आप इस शब्द को तोड़ोगे। आपको पता है कि संधि या तो यहां है या यहां, पर यहां तो संधि है ही नहीं, क्योंकि ए तो किसी संधि में नहीं बनता है ना। तो आप लोग क्या करोगे? यहां से आ को निकाल लोगे। आ को निकालने के बाद आ बनता किस में है? आ बनता है दीर्घ संधि में। इतना तो याद रहेगा, आ किस में बनता है? दीर्घ संधि में। ठीक है, तो आ बनेगा कैसे? ए या आ के बाद जब ए या आ को मिलाया जाएगा तब। ठीक है, अब यहां पर क्या बच गया? दय, और यहां पर क्या बच गया? नंद। तो एक किसके साथ जाएगा? दया, और प्लस में एक किसके साथ? क्या? आनंद। तो मैंने ये आगे क्यों किया, जबकि अपना तो यहीं पर क्लियर हो चुका था। ये तो बी है, दीर्घ संधि, बिल्कुल सही है, बी बताया है ममता ने। ठीक है, सही है ये।
लेकिन ये मैंने इसलिए बताया कि दयानंद का अगर संधि विच्छेद आ जाए तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे। कपिश में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपिश में बताओ कौन सी संधि है। अब आपको बताना पड़ेगा। मैंने तरीका बता दिया, अब बता दो जल्दी से कौन सी संधि है। बताइए कपिश में कौन सी संधि है। लाइव तो देखो इसके अंदर 4 ही बच्चे दिखा शो कर रहा है। बच्चे तो हमारे पास बहुत हैं, पर कोई बात नहीं, बच्चे कम आते हैं लाइव। जितने हैं ना आप उतना फ़ायदा उठा लो। बाद वालों को ये फ़ायदा कम मिलेगा क्योंकि वो कमेंट नहीं कर सकते ना, देख तो लेंगे वीडियो को बाद में, पर आप साथ साथ में कमेंट कर सकते हो कि मैडम ये है या वो है। आप अपना खुद बता सकते हो आपको कितना समझ में आया है। जल्दी से बताओ भाई, कपिश में बताओगे जल्दी तभी होगा। अभी तो अपने बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बी आएगा, दीर्घ संधि। क्यों? क्योंकि कपिश को कैसे करेंगे, यहां से बड़ी ई निकालेंगे और बड़ी ई कहां बनती है, दीर्घ संधि में। ई या ई के बाद ई या ई को मिलाने से। ये अब मैं जानबूझकर कर रही हूं संधि विच्छेद सभी का। किस लिए कर रही हूं? ताकि आपको संधि विच्छेद आ जाए, क्योंकि संधि विच्छेद हमारा थोड़ा सा कम हुआ था और एग्जाम में संधि करवाने वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है। या तो संधि विच्छेद करवाएगा या इस तरह से आएगा, बताओ इसमें संधि कौन सी है। ठीक है, तो यहां पर क्या बच गया, क और आधा पै, और यहां पर क्या बच गया, शय। इन दोनों में से एक इसके साथ और इन दोनों में से एक इसके साथ है। कपी, कपी में मात्रा क्या आती है, छोटी। कपी, कपी, पै की साउंड आ रही है ना, तो छोटी मात्रा। और ईश में ई क्या आएगी, बड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लिखवा दिया था कि ईश, ईश्वर, इप्सा और इक्सा में हमेशा बड़ी ई आएगी। चलिए आगे। सहदेव में प्रयुक्त संधि का नाम है। ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो जरूरत ही नहीं कुछ करने की। सहदेव में बताओ कौन सी संधि है, बताओ। ये ममता ही ममता बता रही है, क्या बता बात, ममता ने ठेका ठा रखा है क्या सारा? और बाकी बच्चे वो क्यों नहीं कर रहे भाई, कमेंट क्यों नहीं कर रहे भाई, करो जल्दी से। एक एक बच्चा थोड़ी ना बताएगा। सहदेव में बताओ कौन सी संधि है। सहदेव का संधि विच्छेद क्या होगा, डबल मात्रा है ना सिर पर। और मैंने आपको क्या बताया था कि जहां भी सिर पर डबल मात्रा हो वो संधि कौन सी होती है, वो संधि होती है वृद्धि। पर इसने उपभेद नहीं दे रखे, इसने सीधा दे रखा है स्वर है, व्यंजन है या विसर्ग संधि है। तो ये जो वृद्धि संधि है ये किसका पार्ट है, स्वर संधि का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा भाई। आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, सहदेव का विच्छेद कैसे होगा, यहां से अय निकालेंगे। यहां पर क्या बच गया, सद, और यहां पर क्या बचा, वे। अय बनेगा कैसे, ए या आ के बाद अगर ए या अय को जोड़ा जाए तो इन दोनों में से एक इसके साथ और इन दोनों में से एक यहां। हमें पता है कि सद नहीं होता, सदा होता है। और एव में ए क्या आएगी, छोटी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये लिखवाया था एवं एक ऐसी ऐसणा हमेशा छोटी आएगी। हाँ जी, वृद्धि बिल्कुल है, लेकिन ममता इन्होंने ऑप्शन में वृद्धि नहीं दिया तो हम क्या कहेंगे, स्वर संधि है। उसके बाद देखिए इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, ये बताओ। स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है? आपको चारों के चारों क्या करने पड़ेंगे, इनका विच्छेद करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। ऐसे क्वेश्चन में कभी गलती मत कर देना आइडिया लगाने की, क्योंकि बहुत बार आइडिया आपका गलत लगता है और उसके अंदर संधि कुछ और ही होती है। इनको आप तोड़ लो, विच्छेद कर लो। विच्छेद करने से पता चल जाएगा कि इनके अंदर संधि कौन सी है। अब बताओ कौन सी संधि है इसके अंदर, स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है इन चारों में से, बता दो जल्दी से। बोलो बोलो।
कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? ये लो, मैं आपको विच्छेद करके बताऊं। संयोग का कैसे करोगे विच्छेद? सम प्लस में योग। कैसे पता चला? ये सिर के ऊपर बिंदी आई है, और ये जो सिर के ऊपर बिंदी किसकी बनती है? ये मैं की बनती है। ये किसकी बनती है? मैं की। एक गलत है आपका। सम प्लस में योग, ये कौन सी संधि होगी? व्यंजन हो गई, हो गई ना, क्योंकि मैं के पैर में क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। अब मनोहर को देखो, मनोहर का क्या बनेगा? मन है और प्लस में हर, तो यानी कि ये कौन सी संधि है भाई? ये तो विसर्ग संधि है। मन है प्लस में हर, जहां पर विसर्ग का क्या बना दिया जाएगा? ओ बना दिया जाएगा। फिर देखो नमस्कार, हमने क्या देखा? बीचों बीच आधा से आया हुआ है। जहां पर बीचों बीच आधा से आ जाए वहां पर हमेशा विसर्ग संधि होती है। मैंने ट्रिक करवाई थी। नम है प्लस में कार, नमस्कार। अब पवन है ना, पवन इसके अंदर है भाई। क्यों? पवन का विग्रह क्या बनेगा? पो प्लस में अन, तो यहां से तो ओ निकाल लेंगे और यहां से ए, बनेगा क्या? अव। तो पे रह गया आधा, ए इसके अंदर जुड़ जाएगा, वे और न, पवन बनेगा। पो प्लस में अन क्या बनेगा? पवन। और ये ओ के साथ ए मिला तो यही स्वर संधि है ना, यानी कि पवन अयादि संधि का उदाहरण है। तो आपका आंसर कौन सा आएगा? पवन आएगा। आया क्या समझ में? हुआ क्या क्लियर? तभी मैंने कहा था अरे ये क्वेश्चन सीरियस तो करवा दूंगी, लेकिन एक्टिव रहो कमेंट करने के लिए। कोई बात नहीं, कोई गलत कमेंट कर देते हो ना, जैसे ए ममता ने किया, ए नहीं है, फिर क्या हो गया? आप लोग सीख रहे हो ना मुझसे, तो जब देखो बच्चों सीखोगे तो कहीं ना कहीं गलती भी होगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप गलत करोगे तभी आपको पता चलेगा कि सही क्या है। ये कोई बड़ी बात नहीं होती, गलत भी हो जाएगा और सही भी होगा। लेकिन आपको इस सीरीज में पार्ट जरूर लेना चाहिए सभी को। जितने बच्चे लाइव हैं वो तो जुड़ो। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? बताओ जी, तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है? है क्या कोई आइडिया? बताओ, है क्या आइडिया कोई? कौन सा है तत्पुरुष समास का उदाहरण? देखो, जन्मांध, इसका क्या बनेगा? जन्म से अंधा। तो मेरे को तो यही लगा, यही है ना, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया? कारक चिन्ह से। और से किसका होता है? जन्म से अंधा है, तो ये कर्ण तत्पुरुष है भाई। कौन सा? कर्ण तत्पुरुष। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आजन, आजन में अविभाव समास है। कौन सा है भाई? अव्ययी भाव समास। कैसे पता चला? मैंने आपको कहा था आ, अनु, प्रति, भर, यथा और बे, जहां पर ये आ जाए वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। आजन का मतलब हर व्यक्ति तक। आजन, जन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति से होता है। जन, जनता बोलते हैं ना हम लोग। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का मतलब क्या होगा? कि 7 समुद्रों का समूह, 7 समुद्रों का समूह, इसको क्या बोलते हैं? सप्त सिंधु। तो समास कौन सा होगा इसके अंदर? द्विगु होगा। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, तो कमल की विशेषता बताई कि नीला है, तो इसमें समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। इसने पूछा क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष का उदाहरण अपना जन्मांध है, जन्म से अंधा। क्लियर है क्या? चले आगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शब्द में समास है? समास बताओ किस में है? ये राज्याध्यक्ष में, राजा रानी में,
यथाशक्ति में या सभी में? अरे जल्दी से करो भी कमेंट, कितना आसान है। बताओ किस में है समास? कौन सा उत्तर आना चाहिए इसका? करो करो, जल्दी से करो, देर मत लगाओ, देर लगाने का कोई काम ही नहीं है भाई। किस शब्द में समास है? बोलिए। बाकी बच्चे सोए हुए हैं क्या? सी। क्यों, इनमें समास नहीं है भाई। राज्याध्यक्ष क्या बनेगा? राज्य का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष। तो इसके अंदर तो तत्पुरुष है, क्योंकि संबंध तत्पुरुष है ना। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो इसमें कौन सा है? अव्ययी भाव। इसमें है भाई अव्ययी भाव समास। राजा रानी, इसका क्या बनेगा? राजा और रानी। तो इसमें कौन सा है भाई? इसमें द्वंद्व है। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। ये आना चाहिए। क्या आएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। हाथों हाथ में कौन सा समास है? कितना आसान है ये, तो एक सेकंड में उत्तर आना चाहिए इसका। तो कि हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ, रातों रात, बातों बात, बीचों बीच, दिनों दिन, भागम भाग, धड़ाधड़, कौन सा होता है इनमें भाई? बताइए। इतना टाइम। ए कौन सा है भाई? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, फिर देखिए रात दिन में कौन सा समास है? क्या करेंगे? रात और दिन, रात और दिन, यानी कि दोनों अपोजिट हैं। दोनों क्या हैं? अपोजिट हैं, विलोम हैं। तो यहां पर समास कौन सा होगा? द्वंद्व होगा। यहां पर कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। किसमें? रात दिन में। उसके बाद नील कमल में, ये तो अभी अभी किया था। नील कमल में कौन सा समास है? अभी अभी किया था। नील कमल में कर्मधारय है, क्योंकि कमल की विशेषता बताई गई है। क्या? कि नीला है जो कमल। कमल के फूल की इसमें विशेषता क्या बताई? कि वो रंग में नीला है भाई। तो जहां पर किसी न किसी की कोई न कोई विशेषता बताई जाए, हमेशा वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय होता है भाई। ठीक है ना। जहां पर किसी न किसी की कोई न कोई क्या बताई जाए? विशेषता बताई जाए, समास कौन सा होगा? कर्मधारय। जैसे नील कमल हो गया, या हमने कहा ये क्रोधाग्नि, कि अग्नि रूपी क्रोध, तो यहाँ पर विशेषता बताई गई है भाई, है ना। या हमने कह दिया अल्पसंख्यक, यानी कि अल्प है जो संख्या में। या कह दिया परमाणु, परम है जो अणु। महात्मा, महान है जो आत्मा। सज्जन, सत, सच्चा है जो जन, सत है जो जन। तो इन सब के अंदर कौन सा है? कर्मधारय समास है ना। उसके बाद देखिए ये कहते हैं कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। बताओ भाई, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है, बताओ क्या है? नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है, क्या होना चाहिए इसके अंदर? देखो हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का किस प्रकार याद किया? कि मेरा या मेरी लगाकर देखिए। जब भी आप किसी शब्द के आगे मेरा या मेरी लगाओगे ना, तो आपको 1 मिनट में बात क्लियर हो जाएगी। मेरा या मेरी लगाकर देखो। देखो
देखिए देखिए जल्दी से, मेरा और मेरी लगाकर देखो और ये बताओ कि नदी तो स्त्रीलिंग है, क्योंकि हमने क्या कहा कि मेरी नदी, क्या कहा हमने, मेरी नदी, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। अब इसका पुल्लिंग बता दो क्या है भाई, कैसे बताओगे, इस बात को कैसे जानोगे? सागर के आगे क्या लगाओगे, मेरा सागर, मेरा सागर। नहर के लिए क्या बोलते हो, मेरी नहर। समुद्र के लिए मेरा समुद्र, और नद के लिए मेरा नद, ठीक है ना, मेरा नद। अब देखो सागर और समुद्र ये दोनों तो एक ही बात है, सागर कह लो चाहे समुद्र, पर ये नदी का पुल्लिंग रूप, नदी का रूप नहीं होते ये दोनों नदी के रूप नहीं होते। नहर हो सकता है, लेकिन नहर तो वैसे भी स्त्रीलिंग है। बचा क्या, नद। ये जो नद शब्द है ना, इसके पीछे ई प्रत्यय लगाने से क्या बना, नदी बना, ठीक है। तो नदी का पुल्लिंग रूप क्या होगा, नद होगा, मेरा नद, ठीक है ना। नदी का पुल्लिंग क्या होगा, नद होगा। उसके बाद देखिए, अहीर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, बताओ, ये तो करो अंदाजा। ए हिरण, ए हिरण, ए हिरण, क्या है ये, बताओ बताइए। बड़ा आसान है ये, थोड़ा सा इसके अंदर दिमाग लगाने की जरूरत है, बड़ा आसान है। बताओ भी जल्दी से, ममता आप ही कर रहे हो कमेंट, आप ही बताओ बच्चे क्या है ये, अहीर का स्त्रीलिंग रूप क्या है। और जो बच्चे हैं ना अपने सामने, अरे अगर गलत आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो गलत भी होता है और सही भी होता है, दोनों ही बातें होती हैं। कम से कम बताओ तो सही, गलत या सही जो भी है बताइए तो सही इनको। अहीर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, बताइए। क्या है, डी। ममता ने क्या कहा, डी। नहीं ममता, डी क्यों नहीं है, देखो अहीर, यहां पर अहीर को अलग से छांट लो, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों, मात्रा क्या लगा दी, छोटी की, और यहां पर बड़ी की है, इसको क्रॉस मारो। मैंने आपको शायद एक दिन पहले बताया भी होगा, नहीं तो आज बता देती हूं कि पेपर जो करना है ना वो एक कला होती है। पेपर में जो प्रश्न आपको आता है उसको बड़ा आसान तरीका है करने का कि आप देख लो और गोला भरो, लेकिन जो प्रश्न आपको नहीं आता, जैसे ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा एग्जाम के अंदर, आपके लिए ऐसे कंफ्यूजन वाली बात है कि पता नहीं कौन सा है, तो आप क्या करो, गलत को पहले काटना शुरू कर दो। जो आपको ये लगता है ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, उसको मारो क्रॉस सबसे पहले, उसके बाद सही तक पहुंच जाओ। जैसे आप सभी ने केबीसी देखा होगा ना, कौन बनेगा करोड़पति। अब देखो बच्चों, उसमें सीखने वाली बात है, जो पार्टिसिपेंट उसके सामने बैठे होते हैं ना हॉट सीट के ऊपर, तो बच्चन साहब उनको बोलते हैं कि भाई क्या ये बताओ कौन सा होगा, तो जो प्रश्न उनको आता है वो तो वो बता देते हैं फटाक से कि इसका आंसर ये होगा, और जो उनको नहीं आता ना उसमें हमेशा वो पहले गलत को काटते हैं। वो बोलते हैं कि बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये वहां पर है, मैंने सुना हुआ है। सी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे है, फिर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ है, तो फिर यही बच गया, यही होगा। तो यही काम आपा करेंगे। फिर ए हरिण, ये तो हो ही नहीं सकता। अहिन क्या होता है भाई, ए हिरण, ये नहीं हो सकता। ए हिरण, न लगाकर स्त्रीलिंग रूप नहीं बनाए जाते, स्त्रीलिंग रूप इन लगाकर बनाए जाते हैं, इन प्रत्यय लगाकर। इन प्रत्यय लगाकर क्या बनता है, स्त्रीलिंग रूप बनता है। वो कैसे, जैसे अपने पास शब्द क्या है, धोबी, और धोबी के बाद लगा देंगे इन, तो क्या बन जाएगा, धोबिन बन जाएगा, धोबिन। कुम्हार, ठीक है ना, अपने पास शब्द क्या है, कुम्हार, और इन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कुम्हारिन बन जाएगा, ठीक है ना, धोबिन, कुम्हारिन। उसी तरह से अहीर शब्द है हमारे पास, अहीर,
और अहीर के बाद लगाएंगे इन तो क्या बन जाएगा, अहीरिन बन जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ये बी आएगा। आया ना समझ में। इन लगाकर क्या बनते हैं, स्त्रीलिंग रूप बनते हैं, ठीक है ना। और देखो आगे, यह वह गंदगी से घृणा करता है में से कौन सा कारक है। कितना आसान। और कारक के अंदर मैंने ये बात आपको बताई थी ना कि घृणा करने में कौन सा कारक होता है, बताया था या नहीं, याद है क्या, थोड़ा बहुत कुछ याद है। ये टॉपिक नहीं किया मैम, भूल गए। क्यों कारक वाला नहीं किया था ममता, करवाया तो था बच्चे। मैंने आपको बताया था कि अपादान जो कारक होता है, करवाया था मैंने कारक वाला टॉपिक, आपको अच्छी तरह से करवाया था उस दिन। और आपके पास वीडियो होगी, अगर आप लाइव ना हो तो उस दिन वीडियो आज जरूर देख लेना कारक की, क्योंकि कारक का टॉपिक एग्जाम में आता है भाई, कारक वाला पूछा जाता है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो अगर किसी से कोई चीज अलग हो रही हो, अलग होने में, ठीक है ना, दूरी को बताने में, दूरी के लिए, फिर कोई चीज निकलना हो, निकलने के लिए, ठीक है ना, या कोई चीज सीखना हो, सीखने के भाव हो, या डरना हो, या फिर घृणा करना हो, या फिर लज्जा का भाव हो, तो हमेशा वहां पर कारक कौन सा होता है, अपादान कारक होता है भाई। अपादान कारक होगा कहां पर, ये जो हमने 6-7 चीज लिखी है वहां पर हमेशा अपादान होगा, ठीक है ना। लिंग, ये लिंग वाला नहीं बच्चे, वहां पर क्या, अच्छा लिंग वाला टॉपिक नहीं किया था। अपादान कारक होगा, अलग होने का भाव हो, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। अलग होने का कैसे, कि गंगा हिमालय से निकलती है, या निकलने का भाव भी हो जाएगा, या अलग होने का। आप ऐसे करो, देखो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरता है तो अलग होने का भाव है। दूरी का भाव, कि हमारा घर स्कूल से, हमारा घर स्कूल से 2 किलोमीटर दूर है, तो यहां पर भी क्या है, अपादान कारक। निकलने का, गंगा हिमालय से निकलती है। सीखने का, कि वह शीला से सिलाई सीख रही है। डरने का, कि बच्चे अध्यापक से डरते हैं। घृणा करने का, वह गंदगी से घृणा करता है। लज्जा करने का, बहू ससुर से लज्जाती है। इन सब के अंदर कौन सा है भाई, अपादान कारक है। 2 चले गए क्या। सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक है, सोहन मकान के भीतर है, ये तो आसान है, ये तो बता दो। सोहन मकान के भीतर है, बता दो भाई कौन सा है। हाँ ये हो गया हमारा, बताओ जल्दी से। कितना आसान है भाई। अब इतने आसान प्रश्नों का भी अगर आप जवाब नहीं दे पाओगे ना, तो फिर पेपर में कैसे करोगे भाई। ये तभी तो ये हमने प्लानिंग बनाई आप लोगों को प्रश्न उत्तर, ये क्वेश्चन करवाने की, ताकि आपको पूरी की पूरी हिंदी ग्रामर रिवाइज करवाई जा सके। अगर यहाँ पर मैं कोई टॉपिक लेकर आती ना, तो वो एक टॉपिक ही 2 दिन में होता, फिर एक ही टॉपिक के ऊपर आपका ध्यान रहता। अब इसमें क्या अलग अलग प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है इससे तो, ठीक है। तो सोहन मकान के भीतर है, आपने क्या देखा, के, कारक चिन्ह क्या आया हुआ है इसके अंदर, के आया हुआ है ना। और जहां पर का के की होगा, का के या की होगा, वहां पर हमेशा कौन सा होता है, एक मिनट ठहरो, इसने तो दे नहीं रखा। अधिकरण का तो विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में और पर, काके की तो संबंध होता है। संप्रदान होता है के लिए, ठीक है ना। अपादान होता है से अलग होना, अभी अभी बात की। और कर्म का होता है को, तो इसमें नहीं दे रखा भाई, ये संबंध आएगा। इसमें चारों ही ऑप्शन में एक भी नहीं है, संबंध कारक है इसके अंदर। ये चारों ही ऑप्शन गलत है इसके, कौन सा आएगा, संबंध आएगा। उसके बाद देखिए, अतिथि के लिए चाय लाओ,
इस वाक्य में अतिथि के लिए में कौन सा कारक है? अभी अभी बताया है, अभी अभी बताया है आपको कि के लिए में कौन सा कारक होता है। बताओ कौन सा होता है? अतिथि के लिए चाय लाओ, इसमें बताइए कौन सा कारक है? अभी अभी बताया भाई, इतना टाइम किस लिए लग रहा है? टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अतिथि के लिए चाय लाओ, तो अतिथि के लिए में कौन सा कारक है? बी, संप्रदान, सही है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार का भेद नीचे दिए विकल्पों में से चयन करो। ये क्या है? धवनी मई करके गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकंज को। बताओ कौन सा है? धवनी में करके गिरी कंदरा, कंदरा का मतलब होता है गुफा। गुफा भयंकर आवाज करके गिर गई, कलित कानन केली निकुंज को। ठीक है, कि वन के अंदर निकुंज को। बताओ भाई, बताओ बताओ, क्या करते हैं? पहले गलत को काटे। उपमा का क्या होता है? सा, से, सी, सरिस, सम, समान और सरीखी। अगर ये शब्द आए तभी उपमा होता है, इनमें से कोई शब्द नहीं आया, काटो इसको। रूपक क्यों नहीं है? क्योंकि कलित कानन केली निकुंज को गिरी कंदरा, है ना, करके धवनी मई करके गिरी पर्वत कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को। ये रूपक भी नहीं है, रूपक नहीं बन रहा। अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग भी नहीं है। यहाँ वृत्तानुप्रास है भाई, कै, ये बार बार आया है। ये देखो, जहां पर कै बार बार आ रहा है, ये देखो कितनी बार आया है। तो यहाँ पर कौन सा? वृत्तानुप्रास है, बिल्कुल अनुप्रास है। तो अब अनुप्रास तो दे नहीं रखा, तो वृत्तानुप्रास क्या होता है? कि जहां पर एक ही बार बार आए, वो वृत्तानुप्रास होता है। आगे देखिए, चरर मरर खुल गए अरर, रव सफूटों में से कौन सा अलंकार है? अब ये तो आपको आता होगा पक्का। चरर मरर खुल गए अरर, बताओ कौन सा है? कितना आसान है, और देखते ही पहचान में आना चाहिए ये। ठीक है ना? क्या कहता है? चरर मरर खुल गए अरर, ठीक है ना, रव सफूटों में, रव सफूटों से, इसमें बताओ कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा है भाई? अनुप्रास है ना। इसमें कौन सा है? अनुप्रास। क्योंकि मैंने आपको यह बताया था कि अनुप्रास केवल वहां नहीं होता जहां पर पहला वर्ण सेम हो। अगर लास्ट वाले रर रर रर, लास्ट वाले भी अगर सेम होते हैं ना, ये देखो इनके अंदर, तो भी कौन सा होता है? तो भी अनुप्रास होता है भाई, है ना। लाटानुप्रास क्यों नहीं है? क्यों? मैंने आपको ये कहा था कि लाटानुप्रास वहां होगा कि किताब तो किताब है, लड़का तो लड़का है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, वहां पर होगा लाटानुप्रास। बोलते हैं ना, पेन तो पेन है, भारत तो भारत है, माँ तो माँ होती है, मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। जहां पर इस तरह से बार बार शब्द आएंगे वहां पर लाटानुप्रास होगा। तो ये भी कट गया। अब रूपक तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और सलेश का तो हमें पता है कि सलेश शब्द का मतलब क्या होता है? चिपकना। कि जहां पर शब्द तो एक होगा और एक शब्द के साथ अर्थ क्या होंगे? कई चिपके होंगे, तो वहां पर सलेश होता है। यहां पर एक ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके कोई अर्थ हो, कई अर्थ हो भी, है ना। उसके बाद देखिए, बड़े न हुजे गुणन बिन, क्या कह रहा है? कि बड़े न हुजे गुणन बिनु, विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कणक, गहनो गड़ो न जाए। बताओ क्या कह रहा है?
कि बड़े ना हो जे गुण बिन। कहते कि जो बड़े हैं ना वो गुणों के बिना बड़े नहीं होते, विरत बड़ाई पाए, और ना ही उनको कोई बड़ाई मिलती। कहते ना ये बड़ा है, जब तक उसके अंदर गुण नहीं होंगे ना तब तक वो बड़ा कोई काम का नहीं है। ऐसे बड़ा भाई उम्र तो एक संख्या है ना, कि 50 साल का हो गया, 52 का हो गया, 55 का हो गया, वो तो साल दर साल वो संख्या तो बढ़ती जाएगी। लेकिन समझदारी का उम्र के साथ कोई लेना देना नहीं होता भाई। कई बार कोई छोटा बच्चा भी इतना समझदार होता है जितना बड़ा नहीं होता। तो यही तो बात कह रहा है कि गुणों से ही आदमी बड़ा होता है और गुणों से ही आदमी बड़ाई पाता है। और धतूरे से कणक कहती है कि गहनो घड़ो न जाए, कहे धतूरे सो कणक। धतूरा कौन सा? जिसको खाया जाता है। उससे सोना कह रहा है कि तुमसे गहना तो नहीं घड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो इनमें अलंकार कौन सा है? तो देखो छेकानुप्रास है क्या, ये कह रहा है छेकानुप्रास है क्या। फिर कह रहा है अर्थानंतर न्यास है क्या, या विरोधाभास है क्या। तो विरोधाभास तो नहीं है, यानी कि दो के बीच में कोई विरोध नहीं है। अर्थानंतर न्यास होता है कि अर्थ कह कुछ हो रहा हो और अर्थ कुछ हो रहा है, तो ये भी नहीं है। फिर देखते हैं कि अनुप्रास या छेकानुप्रास में से है क्या। बिनु विरुद्ध बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कणक, गहनो घड़ो न जाए। ये तो बै तो कई बार आ गया। फिर तो अनुप्रास है भाई। कौन सा होगा? अनुप्रास होगा। इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। आगे देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई। ये बिल्कुल ये गलत लिखा हुआ है आगे, ऐसे नहीं आएगा भाई, मिस प्रिंटिंग है। चरण कमल ऐसे आएगा, बंदो हरि राई। एक मिनट, चरण कमल बंदो हरि राई, ठीक है। तो मैं भगवान के चरण रूपी कमलों की क्या करता हूं? वंदना। तो बताइए कौन सा अलंकार है इसके अंदर, बताइए भाई। चरण कमल बंदो हरि राई में अलंकार बताओ कौन सा है। और मैंने इसकी व्याख्या भी कर दी, फिर भी इतना टाइम लग रहा है। व्याख्या ना करती फिर तो अलग बात थी, मैंने तो व्याख्या भी कर दी। चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? मैं भगवान के चरण रूपी कमलों की क्या करता हूं? वंदना। तो कौन सा अलंकार है भाई? रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक, ठीक है। उसके बाद देखिए, अरे कितना आसान है। कनक कनकते सो गुणी, कनक कनकते सो गुणी, मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए नर, या पाए बोराए। बताओ कौन सा अलंकार है इसके अंदर? इसमें तो बता दो भैया, अब ये तो बड़ा आसान है। सी अतिशोक्ति, पीछे वाले का बता रहे हो क्या? अच्छा रूपक ये तो है। आगे देखो, इसको बताओ 21 का, कि कनकत कनकते सो गुणी, मादकता अधिकाए, यह खाए बोराए नर, वह पाए बोराए। हाँ जी बताइए कौन सा अलंकार है? कनक कनक बोलो, यमक है ना। एक बार कनक का मतलब क्या है? सोना। और एक बार कनक का मतलब क्या होता है भाई? धतूरा। ये कह रहा है कि सोने में धतूरे से भी 100 गुना ज्यादा नशा होता है। धतूरा तो खाने से आदमी पागल हो जाता है, सोना तो पाने से ही पागल हो जाता है। तो आंसर अपना कौन सा आएगा? बी आएगा भी। आंसर कौन सा आएगा? बी आएगा। ठीक है ममता आपका, ठीक है। तो इतने तो आज बहुत है मेरे ख्याल से क्वेश्चन, अपना टाइम भी हो चुका है, ठीक है ना। आगे हम कल करेंगे, लेकिन कल जो ये लाइव जुड़ेंगे ना बच्चे, ये कमेंट करो भी। एक ममता ने थोड़ा ठेका ठा रखा है सारा, आप भी किया करो। तो आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।